So as you know, we till now we discussed up to exercise 3.2 and 3.3. Sorry. So now we discussed about exercise 3.4, and which is about the prime factorization method. There are two types of method for the to find out a prime factorization of any number. That are factor tree method, and second one is division method. So first question is all about factor tree method. So let's discuss. So first question is find the prime factorization of number by factor tree method. First of all, prime factorization क्या होता है हमारे पास? प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स, मतलब कि वहाँ पे हम फैक्टर्स किस में डिवाइड करेंगे? प्राइम नंबर्स में. ठीक है. 40 जो है, अब 40 को पहले ट्री मेथड है तो हमें क्या करना है, उसको राउंड में लिखना है. अब इसके बाद इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मतलब कि सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है? 2. तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा तो 2, और सेकंड फैक्टर क्या बन जाएगा? 20. ठीक है. अब 2 तो पहले प्राइम नंबर हो चुका, अब 20 को क्या करना है हमें, और ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक लास्ट में क्या आ जाए हमारे पास, दोनों फैक्टर्स प्राइम नंबर्स आ जाए. 20 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही लेके आगे मूव करेंगे. ठीक है. तो 2 से अगेन डिविजिबल है, तो 10. नाउ 10 से 10 क्या हो जाएगा? अगेन 2 से डिविजिबल. अब ये दोनों क्या है हमारे पास? 2 and 5 दोनों के दोनों क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर्स है. तो यहाँ तक ही करना है हमें सिर्फ फैक्टर ट्री मेथड में. ठीक है. एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 40. सो अगर 40 के हमें फैक्टर्स लिखने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो क्या लिखेंगे? 2 multiply 2 multiply 2 and multiply with 5. These are the prime factorization of 40. ठीक है. इसी तरह अगर आपको बाकी पार्ट करना है तो नेक्स्ट पार्ट इज, so let's discuss 85. So first of all 85 is in the round. Now 2 से first of all smallest prime number हमारे पास 2, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है. Then 3 से देखते हैं. 3 के लिए 8 plus 5 कितना हो गया? 13. 13 is not divisible by 2. So 3. So next move to 5. 5 से डिविजिबल है, और कितना हो जाएगा अब हमारे पास? 5 1 जा 5 and 5 7 जा क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 7 जा 85. सो इसके फैक्टर्स क्या बन गए? बिकॉज 17 इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. सो दो प्राइम नंबर यहीं पे आगे, इसको और आगे हमें और डिवाइड नहीं करना. तो 85 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई विद 17. ठीक है. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन. अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, लेकिन अब मेथड क्या है? फैक्टर डिवीजन मेथड. ठीक है. तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ प्लस साइन लाइक एलसीएम. ठीक है. अब हमें क्या करना है? इनको प्राइम फैक्टर, मतलब कि हमें हमारे पास जिससे भी डिवाइड करेंगे वो क्या होंगे? प्राइम नंबर ही होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे. अगर उससे नहीं होता है तो नेक्स्ट मूव करते हैं 3 पे, देन 5, देन 7. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज लास्ट डिजिट इज नॉट 0 2 4 6 8. नाउ 3 के लिए देखेंगे. 3 plus 7 10 10 plus 5 15. तो 3 से डिविजिबल है बिकॉज 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. सो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 25. कैसे करते हैं फैक्टर्स? इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है. सिंपली अगर आपको यहाँ से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप डिवाइड साइन करके उससे भी सोल्व कर सकते हैं. ना 125 अगेन 2 से डिविजिबल नहीं है. देन 3 से देखते हैं. 1 plus 2 3 3 plus 5 is 8 and 8 is not a multiple of 3. सो नेक्स्ट मूव करेंगे किसपे? 5 पे. लास्ट डिजिट इज 5, तो 5 से डिविजिबल है. सो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा, अब हमें पता है 5 की टेबल में 25 आता है, और ये क्या हो गया हमारे पास? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 375 क्या क्या हो गया अब हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट है 1024. तो हमने फिर से अगेन प्लस साइन. ठीक है. एलसीएम के लिए अब हम क्या करेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से पहले वो करेंगे. तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 एंड 2 से डिविजिबल है बिकॉज लास्ट डिजिट इज 4. सो 2 से डिविजिबल है. नाउ 2 से 2 5 जा 10 2 1 जा एंड 2 2 जा. नाउ नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा? अगेन 2 से बिकॉज लास्ट डिजिट इज अगेन 2. सो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12. ठीक है. अगर आपको डिवाइड ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे? डिवाइड साइन बना के इसको डिवाइड करना. नाउ अगेन 2 से डिविजिबल है. 2 1 जा 2
2 2 जा 4 and 2 8 जा 16. Now again 2 से 2 6 जा 12 and 2 4 जा 8. 2 से again divisible 3 2 से and 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा कितना होता है 8 2 2 जा 4 and 2 1. So these are the prime factorization of 1024. तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे prime factors of 1024 और वो क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 times 2. So 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and multiply 2. Again multiply 2 10 times लिखना है हमें, ठीक है. So these are the prime factorization. So first question में क्या करा था हमने फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकंड में फैक्टर डिवीजन मेथड से, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज check whether the prime factorization of given number is correct or not. यहाँ ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स गिवन है उसके और हमें चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है. तो दो मेथड उन दोनों में से हम किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो 76 पे हम इसको हम करते हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है. आप ट्री मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं. सो 76 अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिविजिबल है बिकॉज प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं. तो 2 से 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा. नाउ अगेन 2 से 2 19 एंड ये 19 क्या हमारे पास प्राइम नंबर जो कि खुद से ही डिवाइड होगा. सो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या यही आ रहे हैं, ठीक है. तो क्या है ये करेक्ट है क्योंकि यही फैक्टर्स बन रहे हैं. नाउ नेक्स्ट है 160. तो 160 को भी हम अगेन डिवीजन मेथड से करते हैं. लास्ट डिजिट इज 0 तो 2 से डिविजिबल है. 2 8 जा 16 एंड 2 0. नाउ अगेन 2 से डिविजिबल है. 2 40 2 20 एंड अगेन 2 से डिविजिबल है. 2 10 एंड 2 5 जा एंड 5 1 जा, ठीक है. तो इसके फैक्टर्स हुए 2 है हमारे पास 5 टाइम्स एंड 1. लेकिन यहाँ पे क्या है कि यही फैक्टर्स है नहीं है. तो यहाँ पे क्या होगा दिस इज नॉट करेक्ट, मतलब यहाँ लिख देंगे नॉट करेक्ट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज So next है हमारे पास complete the following factors 3 by filling right number. यहाँ पे हमारे पास ट्री मेथड वाले क्वेश्चंस गिवन है लेकिन उसमें क्या करना है हमें राइट फॉर्म या राइट नंबर यहाँ पे फिल करना है. यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ट्री मेथड में कुछ वैल्यूज करके दिखा रखी है और उनके अलावा जो वैल्यूज है जो ब्लैंक स्पेस है उनको फिल करना है, ठीक है. सो 105 हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल किससे डिविजिबल होगा 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, ठीक है. देन 3 से चेक करते हैं. 1 + 5 is 6 3 का मल्टीपल है 6 से डिवाइड हो जाएगा. तो अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 से डिवाइड करते हैं हम इसको तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 1 एंड ये होगा हमारे पास 5. तो 3 5 का क्या होता है 15, ठीक है. 35 आ रहा है. तो एक फैक्टर क्या है 3 और दूसरा फैक्टर क्या है 35. करेक्ट है ये, ठीक है. अब 35 को हमें करना है डिवाइड किसमें दो फैक्टर्स में जो कि क्या होना चाहिए प्राइम, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. तो 35 फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिविजिबल नहीं 3 से नहीं है बिकॉज 3 + 5 is 8. नाउ क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल होगा 5 और 7, ठीक है. दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो 7 को आगे वो करने की जरूरत नहीं है. तो यहीं पे क्या हो जाएगा हमारे पास दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पार्ट की फर्स्ट फैक्टर क्या है 3. नाउ नेक्स्ट 2 स्पेस में क्या है 5 और 7. नाउ नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास जो ऊपर वाला है मतलब कि जो नंबर है वो ही मिसिंग है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद देखो अगर हमारे पास कुछ भी होता है जैसे 42 है, ठीक है. 42 का अगर हमें इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करना तो हम क्या करेंगे 2 से एंड सेकेंड वन क्या हो जाता है 21, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास इसके इक्वल था. अगर हमारे पास ये मिसिंग है तो हम निकाल सकते हैं. सो 243 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जिससे हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा. जैसे हम क्या कर रहे हैं 42 को हमने डिवाइड करा था 2 और 21 के टुकड़ों में डिवाइड हो गया. तो क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल होता है. तो अगर हमारे पास मिसिंग है तो हम क्या कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 729, ठीक है. तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ गया कितना है 729. नाउ नेक्स्ट अब हम करते हैं 243 का एक फैक्टर है 81 और सेकंड हमें निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से तो डिविजिबल है नहीं. 3 से चेक करते हैं. 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 243 एंड 3 8 जा 24 कंप्लीटली डिवाइडेड 3 1 जा 3. तो क्या हो रहा है एक फैक्टर 81 आ रहा है और सेकंड वन क्या है 3. एक फैक्टर 81 है सेकंड वन क्या है 3. तो 3 यहाँ आ जाएगा. अब 81 को डिवाइड करना है जिसमें एक फैक्टर क्या है 3. तो 3 अगर एक फैक्टर है तो दूसरा क्या हो जाएगा 227, ठीक है.
27 को अब अगेन डिवाइड करना है। अब हमारे पास एक फैक्टर है 9। अब हमें पता है 9 3 से क्या होता है 27, या हम डिवाइड भी कर सकते हैं कि 3 से, अगर क्योंकि 2 से तो डिविजिबल है नहीं, ये 3 से होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट 9 को करना है। 9 क्या होता है 3 3 जा 9, और ये दोनों क्या है हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स ये। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द एक्सरसाइज 3.4. I hope you got all the content today. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। तो आज हम करेंगे कक्षा 6 का पाठ प्रथम, जिसमें है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ये बेटा हम पहले कर चुके हैं, इसका हम रिवीजन करेंगे। तो आपने रिवीजन में भाषा की परिभाषा कर ली थी और भाषा के भेद कर लिए थे कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद हैं। 2 भेद होते हैं, लिखित और मौखिक, यानी भाषा के जो रूप हैं वो 2 होते हैं, लिखित और मौखिक। अब हम आगे करते हैं उसके बोली। बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह रूप प्राय बोलने तक ही सीमित रहता है, इसमें साहित्य रचना नहीं होती। तो जो बोली है वो भाषा का क्षेत्रीय रूप है, इसके अंदर जो साहित्य रचना है वो नहीं होती है। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं, जैसे कि ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, मौनी, हरियाणवी आदि। अब है लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा की लिखित रूप को लिपि कहते हैं, कि भाषा का जो लिखित रूप है वो ही लिपि कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि अर्थात भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, कि भाषा को जो लिखने का हमारा ढंग है वही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। और सभी भाषाओं की अपनी लिपि होती है। जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियाँ दे रखी हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, इनकी लिपि है देवनागरी। उर्दू, सिंधी, इनकी है फारसी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इनकी लिपि है रोमन। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। फिर है आपका व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। तो व्याकरण द्वारा हमें क्या ज्ञात होता है? व्याकरण द्वारा हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना हमें आ जाता है। जैसे कि नीचे वाक्य दिया हुआ है, हमने खाना खाए हैं। हमने खाना खाए हैं। दूसरा है मैं रसगुल्ला अच्छी लगती है। अब ये दोनों वाक्य क्या है? गलत है। आपको सुनने से पता चल रहा है कि ये दोनों ही गलत है। और तीसरा, तुम तुम्हारे घर जाओ। तो ये तीनों ही वाक्य क्या है? अशुद्ध है। इसलिए इनको हमें शुद्ध कैसे होगा, ये हमें व्याकरण के द्वारा ही पता चलेगा। तो शुद्ध रूप इस प्रकार हो गए, हमने खाना खा लिया है, मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, और तुम अपने घर चले जाओ। तो ये इन सब का ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है? व्याकरण के द्वारा। अब है व्याकरण के अंग। व्याकरण के हैं वो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। एक और होता है बेटा इसके अंदर पद विचार। यानी कि वैसे व्याकरण के जो अंग हैं वो 4 होते हैं मुख्यतः। यहाँ पे आपको 3 दे रखे हैं तो आप इसको सही कर लेना, और नीचे देखो 4 ही दे रखे हैं, तो आपके 4 ही अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये जो शब्द विचार है इसी के अंदर पद विचार होता है, क्योंकि शब्द और पद क्या होता है? एक ही होते हैं। वो भी हम आगे समझ लेंगे किस प्रकार से। तो वर्ण विचार है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है, इसे अक्षर भी कहा जाता है। इस अंग में वर्णों के प्रकार, उत्पत्ति, प्रयोग आदि के बारे में विचार किया जाता है। तो वर्ण विचार में हमें क्या होता है कि वर्णों को किस प्रकार से लिखते हैं, वर्णों को किस प्रकार से बोलते हैं, ये सभी आते हैं। फिर आता है शब्द विचार। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, और इसके अंदर शब्द के भेद, उसकी उत्पत्ति, उसकी रचना आदि के बारे में होता है। अब है पद। पद क्या होता है बेटा? पद होता है वो शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, कोई भी शब्द है जब हम उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि पदों के प्रयोग के बारे में ज्ञात होता है। जैसे आपका ये शब्द है, जैसे हमने देखा कि ये वाला, हमने खाना खा लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने है, अगर हम इसको अलग से लिखेंगे तो ये शब्द है, लेकिन जब हमने इसको वाक्यों में प्रयोग किया है तो ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो इस तरह से शब्द और पद होते हैं। फिर है आपका वाक्य विचार, कि वाक्य विचार क्या है? अब शब्दों में वाक्य बनते हैं, शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, और इस भाग में वाक्यों के भेद, उनकी रचना, उनके चिन्हों के बारे में, विराम चिन्हों आदि के बारे में हमें ज्ञात होता है कि वाक्य किस प्रकार से बनते हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, उनकी रचना आदि के बारे में हमें पता चलता है। तो व्याकरण के आप 4 भेद करोगे कि व्याकरण के 4 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ठीक है बेटा। अब करते हैं हम प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है आपका,
भाषा से आप क्या समझते हैं? तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है, बोलने सुनने लिखने पढ़ने का वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाता है। बोलने सुनने लिखने पढ़ने का वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। दूसरा प्रश्न है आपका, भाषा के कौन कौन से रूप हैं? भाषा के कौन कौन से रूप हैं? तो उत्तर आएगा आपके कि भाषा के कौन कौन से रूप हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और इनकी परिभाषा भी लिख सकते हो। तो मौखिक भाषा क्या है? जो भाषा मुख से बोली जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और लिखित भाषा जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे क्या कहते हैं? हम लिखित भाषा कहते हैं। आगे हमारा प्रश्न, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखिए। तो भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। तो उत्तर लिखेंगे हम, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और कुछ 5 भाषाओं के नाम लिखने हैं। हमने 5 भाषाओं के नाम लिखे, हिंदी, पंजाबी, असमिया, उर्दू, कन्नड़। तो 5 भाषाएं, आप कोई भी 5 भाषाओं के नाम लिखने, तो हमने 5 भाषाएं, आप कोई और 5 भाषाएं भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, लिपि क्या है होती है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? लिपि क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो प्रश्न, लिपि क्या होती है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो लिपि क्या है? ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। ध्वनियों का लिखित रूप लिपि कहलाता है, या ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। और भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। और लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा और बोली में अंतर क्या है? तो भाषा और बोली में क्या अंतर है वो लिखते हैं। तो भाषा और बोली में अंतर है कि सबसे पहला अंतर है कि बोली मुख्यतः बोलचाल के काम आती है। बोली क्या है? वो हमेशा बोलचाल के काम आती है। और भाषा है उसका बोलचाल के साथ साथ प्रमाणिक लेखन में भी काम आती है। दूसरा, इसकी लिपि आवश्यक नहीं है। जो बोली है उसकी लिपि आवश्यक नहीं होती, लेकिन भाषा की लिपि अवश्य होती है। तीसरा अंतर है दोनों का कि इसका क्षेत्र सीमित होता है, यानी बोली का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित, यानी कम सीमित जगह में ये बोली जाती है। और भाषा है इसका क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत होता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, व्याकरण क्या काम आता है? व्याकरण का क्या काम है? तो उत्तर है, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण क्या काम आता है? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अगला छठा प्रश्न है, व्याकरण के कौन कौन से अंग है? व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं? तो व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ लिया था कि वर्ण के बारे में बताना, शब्दों के बारे में, पद किस प्रकार से बनते हैं और वाक्य किस प्रकार से बनते हैं, ये सभी क्या हैं? इसके अंदर आते हैं व्याकरण के अंतर्गत कि कौन कौन से अंग है। व्याकरण के 4 अंग हैं। अब आगे हमारी एक्सरसाइज इसके अंदर कि आपके स्कूल में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती है। हमारे स्कूल में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? हिंदी और अंग्रेजी, 2 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन कुछ कुछ स्कूलों में संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, किसी में हरियाणवी, किसी में गुजराती। तो जिस हमारे स्कूल में 2 भाषा पढ़ाई जाती है, हिंदी और अंग्रेजी। अगला है, निम्नलिखित में से भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ? यानी जो आपको यहाँ पर दे रखा है वो कौन सी भाषा है? भाषण में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? मौखिक या लिखित? तो मौखिक भाषा का। पत्र लेखन में लिखित भाषा का, कि पत्र को लिखते हैं तो लिखित भाषा का। पुस्तक में लिखी हुई होती है आपकी सभी चीजें, तो लिखित भाषा का। काव्य पाठ में मौखिक भाषा का। दक्षिण भारत की भाषाओं के नाम लिखो। दक्षिण भारत की कुछ भाषाएं हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो दक्षिण भारत की भाषाओं में है तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। अब है, निम्नलिखित भाषाओं की लिपि बताइए, कि यहाँ पे जो भाषा दे रखी है उनकी आपको लिपि बतानी। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, संस्कृत की लिपि है देवनागरी और उर्दू की लिपि है फारसी। अब आगे है सही गलत।
सही कथन के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। भारत में केवल हिंदी बोली जाती है। क्या भारत में केवल हिंदी बोली जाती है? तो क्या आएगा इसमें उत्तर? गलत। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। सही, दो ही रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। कि भाषा के लिखने की विधि लिपि कहलाती है। सही। लास्ट है इसमें, भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। कि भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है हमें। तो इसमें आएगा सही। तो आपके ऑप्शन में उत्तर आएंगे आपके गलत, सही, सही और सही। तो आपको बेटा ये बुक की एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है और प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू। I will tell you about present perfect tense. Present perfect tense. So students, for present perfect tense we are having a rule related to present perfect tense, and rule is subject plus has or have. According to the subject we are going to use has or have, then third form of the verb plus object. So students, according to the subject we are going to use has and have, and then third form of the verb, and then object. And the example is, I will tell you, I have gone to school. अब इसमें हमने यूज़ किया है सब्जेक्ट इज़ आई, हैव, गॉन, गो की जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉन, टू स्कूल इज़ द ऑब्जेक्ट. सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द affirmative sentences, or you can say positive sentences, we are having the same rule according to this. In negative sentences, positive sentences and affirmative sentences are the same, means you have a same rule. Simple sentences you can say, but in negative sentences, your rule is, according to the negative sentences you have a rule related to this: subject plus has, have or has, plus not, plus third form of the verb, plus object. So according to this we are have a example. Example is the same, I have not. आप have के साथ क्या पुट कर देंगे? Not. I have not gone to school. This is the example related to negative. And now next is interrogative. Interrogative sentences are started with helping verbs. So helping verbs are, you can say that the rule is, according to the interrogative sentences you have the rule, you started with the helping verb, and helping verb is has or have. You started with the has or have, then subject plus third form of the verb plus object. You have to just make sure that you will start with the has or have, then subject, then first third form of the verb. Has or have आप किसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड एट द एंड यू विल पुट क्वेश्चन मार्क टू आस्क द क्वेश्चंस. सो हाउ यू विल आस्क द क्वेश्चन? हैव आई gone to school, and at the end put question mark. So according to the question mark and started with a helping verb, we will easily identify the interrogative sentences of present perfect tense. So now second tense is present perfect continuous tense. Now I will tell you the rule of present perfect tense, and you have the
rule is related to it is continuous में आप क्या यूज़ करते हैं is MR, और perfect में आप यूज़ करते हैं has or have. So easy to identify it is subject plus has or have plus been plus you can put it here been plus first form of the verb plus ing plus object plus since or for. So make sure that subject plus has or have plus been plus first form of the verb, then ing, first form of the verb के साथ आप ing put करेंगे, then object, then plus since or for, and then rest of the sentence. So according to this, I will tell you about the affirmative sentences. I will give you an example first. Now I will tell you about affirmative sentences. Affirmative sentences are the simple, or you can say positive. Affirmative sentences and positive sentences are the same, you know, everybody knows, and same rule is applied, which is applied earlier. Now negative sentences, how you are going to identify the negative sentences? By putting not. In negative sentences you are putting not. So rule is, according to the not, by putting not is, rule is subject plus has or have plus not plus been plus first form of the verb plus ing plus object. The same rule is applied which is earlier for present perfect continuous tense, but you are putting not in between to make it negative. In interrogative sentences, I told you, you will start with the helping verb. Helping verb you are going to start with, then object, subject, then has or have, यानी कि helping verb से आप start करेंगे. Has or have, you are going to start with subject, then same. Been, first form of the verb ing, and then object. For this I will give an example. I have not, sorry, the example is I have been, wait, for this example is I have been not going to school. Okay, this is the sentence of affirmative, sorry, negative. If you are putting not, this is coming negative. If you are going to erase it, this is going to be affirmative. So for interrogative sentences, I will give you an example for interrogative sentences. Have I going, have I been going to, have I been going to school since Monday. By putting at the end question mark, you will get the answer of interrogative sentences. So students, I hope you understand these two points of your video. Thank you everyone. Hello student, today in class 6th GK I Priyanka ma'am tell you about chapter number 11, 12 and 13. So you have to see the video properly. Our chapter is chapter number 11,
space travel. Our first question is, an astronaut is a person who goes space from American soil, means जो अमेरिका कंट्री से जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनट. एंड जो रूस कंट्री से जाता है, रशियन मीन्स रूस कंट्री से जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोनट इज ए पर्सन हु गोज स्पेस फ्रॉम रशियन सोयल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट मैन टू वॉक इन ए स्पेस वाज, सबसे पहला पर्सन कौन सा था वर्ल्ड में, लेक्सी लेनवो. लेक्सी लेनवो एक पर्सन था जिन्होंने सबसे पहले स्पेस में विजिट की थी. नेक्स्ट वन है, द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन गो टू स्पेस वाज सैली राइड. इसका क्या नाम था, सैली राइड. नेक्स्ट वन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाज द वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट स्पेस स्टेशन. परमानेंट स्पेस स्टेशन है उसका क्या नाम है, मिर, MIR. स्टूडेंट, हेयर some fantastic facts are given, means related to our solar system. You have to see that. First one is, Milky Way is the name of our galaxy that include the sun, earth and the rest of our solar system. It is also called आकाश गंगा. तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका क्या नाम है, मिल्की वे, और हम उसको दूसरा किस नाम से पुकारते हैं, आकाश गंगा. नेक्स्ट वन है, a space shuttle is a space vehicle that take off like a rocket and land like an aeroplane. It is reusable. Means ये एक स्पेस शटल होता है जो एक टेक ऑफ मीन्स उड़ता तो कैसे एक रॉकेट की तरह और वापस कैसे आता है कि एरोप्लेन की तरह. डिस्कवरी, एटलांटिक्स, कोलंबिया एंड चैलेंजर आर द नेम ऑफ सम स्पेस शटलर. जो सम स्पेस शटल है उनके नेम यहाँ पे गिवन है. नेक्स्ट वन है, ए रॉकेट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोपेल ए व्हीकल लाइक ए स्पेस क्राफ्ट. इट इज वेरी हेल्पफुल इन स्पेस एक्सप्लोरेशन. हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मूव शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड कार्स. Its shape is like a tube and most of its volume contain fuel. When was the fuel is burned, hot gases shoot out the tail, pushing the rocket upward, and the first rocket was made in China more than 800 years ago. फर्स्ट रॉकेट का निर्माण कब हुआ था, चाइना के थ्रू 800 years ago. ओके. नेक्स्ट वन है, द फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप. सबसे पहला टेलीस्कोप था हबल, वाज लॉन्च इन 1990. इट वाज नेम आफ्टर द अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल. और ये अमेरिका का कोई जो बंदा है वो स्पेस पे गया था, एडविन हबल. उसके इट वाज बिल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट. स्टूडेंट, जो इंडिया की स्पेस कंपनी है उसका नाम है इसरो, और जो अमेरिका की स्पेस कंपनी है उसका क्या नाम है, नासा. तो यू हैव टू लर्न बोथ नेम एंड फुल फॉर्म ऑल्सो. ओके. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, स्टडी ऑफ मेडिसिन. मीन्स जो भी दवा होती है उनकी स्टडी कौन करते हैं, अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग अलग अलग डॉक्टर्स टीम होती हैं जो उनकी स्टडी करती हैं. स्टूडेंट, हियर आर इन ए सर्कल सम स्टडीज आर गिवन. यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज बिलोंग्स टू ईच अदर. फर्स्ट वन इज द स्किन एंड डिजीज. जो स्किन और इसकी डिजीज हैं उससे जो रिलेटेड हैं वो कौन सी स्टडी में आती हैं, 8 नंबर पे है डर्मेटोलॉजी. ओके. नेक्स्ट वन है बी, मेडिकल केयर ऑफ एल्डरी. ये किस में आती हैं, जेरिएट्रिक्स में. स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जेरिएट्रिक्स. नेक्स्ट वन है डिजीज ऑफ द हार्ट एंड द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, कार्डियोलॉजी. ओके. नेक्स्ट वन इज डिजीज प्रिवेंट स्टडी एंड वर्किंग इम्यूनिटी सिस्टम. जो इम्यूनिटी सिस्टम को प्रिवेंट करती है डिफरेंट टाइप्स की डिजीज से, और उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, इम्यूनोलॉजी. ओके. नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स. एंडोक्राइन और ग्लैंड्स की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं,
endocrinology. Okay. नेक्स्ट वन इज ब्लड एंड इट डिजीज, जो ब्लड से रिलेटेड बीमारी होती है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी. हीमेटोलॉजी. ओके. नेक्स्ट वन इज केयर ऑफ डिजीज ऑफ किडनी. किडनी की जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं? उसकी स्टडी को हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी. नेक्स्ट वन इज केयर ऑफ इन्फेंट, चिल्ड्रंस एंड adolescents. Answer is pediatrics. Okay. Next one is study of disease of urinary system treatment. यूरिनरी सिस्टम की जो डिजीज होती है उनकी स्टडी को हम बोलते हैं यूरोलॉजी. 16 पे यूरोलॉजी. ओके. नेक्स्ट वन इज स्टडी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. मेंटली जो डिजीज होती है उनको स्टडी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आंसर इज साइकोचैरिटी. नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड अदर मैलिजेंट डिजीज. इन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी. दैट इज ऑन्कोलॉजी. नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन. जो डाइजेशन के लिए जो ऑर्गन्स यूज होते हैं उनके ट्रीटमेंट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? आंसर इज गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी. नेक्स्ट वन इज डिजीज ऑफ द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ऑर्गन्स के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी स्टडी यूज करते हैं? आंसर इज पुल्मोनोलॉजी. ओके. नेक्स्ट वन इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम मीन्स जो ब्रेन की बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी. 4th पे न्यूरोलॉजी. नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ बोन्स एंड इट्स डिजीज. आंसर इज ऑर्थोपेडिक्स. नेक्स्ट वन इज चाइल्ड बर्थ एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एसोसिएटेड विद ऑर्गन्स. दैट स्टडी इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रिक एंड गायकोनोलॉजी. जो गायनोलॉजिस्ट होते हैं वो इस स्टडी को करते हैं. Here chapter number 13, some routine device are given. You have to identify the name of that device. First one is a magnetic device for finding direction. Direction को find करने के लिए जो यूज होती है वो कौन सी होती है? मैग्नेटिक कंपास. नेक्स्ट वन है a device that is used to communicate while traveling. ट्रेवलिंग के टाइम एक दूसरे से बात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेल फोन का. नेक्स्ट वन इज ए मशीन इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग ए पर्सन हार्ट बीट. हार्ट बीट को चेक करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यूज करते हैं. ए मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल वोल्टेज. आंसर इज जनरेटर. नेक्स्ट वन इज ए मशीन विच शोज द स्लाइड्स ऑन स्क्रीन. स्क्रीन पे स्लाइड शो करती है. कौन सी होती है? प्रोजेक्टर, जो आप अपनी स्मार्ट क्लास में देखते हो. नेक्स्ट वन है इट क्लीन्स डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द कारपेट. ये डस्ट को हटाती है. इस मशीन का क्या नाम है? वैक्यूम क्लीनर. नेक्स्ट वन है मशीन विच सेंड्स द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट यूजिंग टेलीफोन लाइन्स. टेलीफोन लाइन्स के थ्रू उसकी कॉपी करती है. आंसर इज फैक्स. ए मशीन दैट कुक्स और हीट फूड वेरी क्विकली मीन्स जो खाना बहुत जल्दी पकाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आंसर इज माइक्रोवेव ओवन. नेक्स्ट वन इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज. तो आंसर इज वोल्टेज रेगुलेटर. So student, you have to learn all these device name for your exam. Students, welcome to our online classes. This is for class 6th, and in previous class we complete our 3rd chapter of geography portion, and today we start our 4th chapter, name, map and map reading. We do the exercise of this chapter in previous classes. And today we do the short question answer of this chapter. Our first short question is, what are the importance of the map? So importance of the map या usefulness of the map. So answer is usefulness of map. The whole world represent on a sheet of paper. कि पूरा जो वर्ल्ड है वो हम एक शीट पे, एक पेपर पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
वी कैन फोल्ड एंड रोल इट, हम इसे मोड़ और रोल कर सकते हैं. इट कैन बी ईजियर टू हैंडल, और इसको हैंडल करना भी ईजी होता है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्मॉल स्केल मैप्स, की छोटे स्केल के मैप क्या होते हैं. When a large area like continents, countries are to be shown on a paper, we use small scale map. It is called small scale maps. कि जब हम एक कंट्री या कॉन्टिनेंट को एक पेपर के ऊपर दिखाते हैं तो हम एक स्मॉल स्केल का, मतलब कंट्री कितनी बड़ी है और हम उसके सारे स्टेट्स दिखाने, हमें उसके सारी सिटीज़ दिखानी है, तो हम उसको एक छोटे पैमाने पे, मतलब बड़े एरिया को एक छोटे स्केल का यूज करते हुए एक छोटे पेज के ऊपर उतारना. एग्जाम्पल है जैसे 1 सेंटीमीटर को हम 500 किलोमीटर के बराबर मान लेते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ए प्लान, कि एक प्लान की क्या विशेषताएं हैं या क्या उसकी जरूरतें हैं. प्लान हेल्प अस टू नो अबाउट ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, कि जो हम प्लान करते हैं उसको हम एक छोटे एरिया को हम एक लार्ज स्केल के द्वारा जान सकते हैं. प्लान हेल्प अस टू मेक ए मैप ऑफ पार्क्स, बिल्डिंग एटसेट्रा. कि देखिए आपको मान लो पार्क बनाना है या आपको घर बनाना है, तो आप उसका प्लान बनवाते हो ना पहले आर्किटेक्चर से, तो वही क्या होता है, प्लान होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्डिनल पॉइंट्स, की कार्डिनल पॉइंट्स क्या है आपको बताना है. द डायरेक्शन ऑन मैप आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, की जो मैप के ऊपर डायरेक्शंस होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यही क्या होते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्थ लाइन, की नॉर्थ लाइन क्या है. टू फाइंड आउट द डिफरेंट डायरेक्शंस वी यूज ए पॉइंट इन नॉर्थ, कि हम नॉर्थ के अंदर डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए हम नॉर्थ के अंदर एक पॉइंट आउट कर लेते हैं. इट इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन, और इसी को क्या कहते हैं, नॉर्थ लाइन कहते हैं. जैसे कि जब हम डायरेक्शंस का पता लगाते हैं तो हम कहते हैं ना सन की साइड मुंह करके खड़े होना है, तो सन जिधर से निकलेगा उधर क्या होगी, ईस्ट होगी. उसके पीछे हमारी पीठ वाली साइड पे क्या होगी, वेस्ट होगी. जो हमारा राइट हैंड होगा उधर क्या होगा, साउथ होगा, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा उधर क्या होगा, नॉर्थ होगा. तो ऐसे ही डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए हमने एक लाइन पॉइंट आउट कर ली, जिसको नॉर्थ, एक पॉइंट को हमने पॉइंट आउट कर लिया मैप के अंदर या किसी भी प्लेस पे, उसी को नॉर्थ लाइन कहते हैं. नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मैप ओवरकम द डिफिकल्टीज फेस्ड व्हाइल यूजिंग ए ग्लोब, कि मैप की जगह जब हम एक ग्लोब का यूज करते हैं तो क्या दिक्कतें हमारे सामने आती है. मतलब अगर हम एक मैप यूज करें और दूसरा हम ग्लोब यूज करें, तो कंपैरिजन करना है कि मैप को यूज ना करके ग्लोब को जब हम यूज करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं. ग्लोब इज क्वाइट बल्कि बट मैप आर नॉट, कि जो ग्लोब है वो थोड़ा सा वजन होता है उसमें, जबकि मैप्स में ऐसा नहीं होता. इट इज डिफिकल्ट टू शो स्मॉल डिटेल्स ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर छोटी छोटी डिटेल्स, क्योंकि आप कितना बड़ा ग्लोब बनाओगे, ठीक है. मैप तो आप काफ़ी बड़ा भी बना सकते हो, लेकिन ग्लोब तो छोटा ही रहता है, क्योंकि फिर जितना बड़ा हम उसको बनाएंगे वो उतना ही भारी हो जाएगा. बट ईजी टू शो ऑन मैप्स विद लार्ज स्केल, लेकिन जो डिटेल्स हम ग्लोब के ऊपर नहीं दिखा सकते वो लार्ज स्केल की सहायता से हम मैप के ऊपर दिखा सकते हैं. ग्लोब कैनॉट कैरी प्लेस टू प्लेस बट मैप कैन बी, और ग्लोब को हम प्लेस टू प्लेस नहीं लेके जा सकते, जबकि मैप को हम लेके जा सकते हैं. तो ये डिफरेंसेस हैं, ये दिक्कतें आती हैं जब हम एक मैप की जगह ग्लोब को यूज करते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट पॉइंट्स, कि कार्डिनेट और इंटरमीडिएट पॉइंट्स क्या हैं. तो सबसे पहले कार्डिनल पॉइंट्स, वी हैव द 4 मेजर डायरेक्शंस ऑन ए कंपास, नॉर्थ एंड साउथ एस, ईस्ट ई, वेस्ट डब्ल्यू, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स. की जो मेन डायरेक्शन है, जो 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं उनको क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं. और उनको शो कैसे करते हैं, नॉर्थ को एन से करते हैं, साउथ को एस से करते हैं, ईस्ट को ई से करते हैं और वेस्ट को डब्ल्यू से करते हैं. और इन्हीं पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट कहते हैं. अब है दूसरा इंटरमीडिएट पॉइंट्स,
the directions in between these cardinal points, namely northeast, northwest, southeast, southwest are called intermediate point. कि जो इन 4 डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इनके बीच में ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, तो इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? इनको ही इंटरमीडिएट पॉइंट्स कहते हैं। कि मेन डायरेक्शंस के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं डायरेक्शन शो करने के, उन्हीं को इंटरमीडिएट पॉइंट्स कहते हैं। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्केल यूज्ड इन मैप विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। कि स्केल का यूज बताइए मैप में एक एग्जांपल की हेल्प से, कि हम मैप में स्केल को कैसे यूज करते हैं। आंसर इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन ए मैप टू बी एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड स्केल। कि जो जमीन के ऊपर एक्चुअल डिस्टेंस होता है उसको मैप के अंदर शो करना ही स्केल कहलाता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर ऑन मैप। कि जो हम 1 किलोमीटर लेते हैं ग्राउंड पे, मान लो हमने ग्राउंड के ऊपर 1 किलोमीटर जमीन ली है, तो उसको हम जब स्केल के ऊपर दिखाएंगे, उसको जब हम मैप के ऊपर दिखाएंगे तो 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। Then the scale of map is 1 centimeter equal 1 kilometer. 1 centimeter represents to 1 kilometer. कि जो ये 1 सेंटीमीटर है ये 1 किलोमीटर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम जमीन के ऊपर किसी या धरती के ऊपर जब हम अपनी भूमि के ऊपर किसी चीज़ को मापते हैं और उसको जब हम मैप के ऊपर, जैसे इंडिया कितना बड़ा है और हम उसको एक छोटे से मैप में भी शो कर सकते हैं, उसके सारे स्टेट एंड कैपिटल हम छोटे से मैप में शो कर देते हैं, तो वो क्या होता है कि जो अपनी लैंड की जो डिस्टेंस है उसको हम छोटा करके स्केल की सहायता से उसको हम छोटा कर देते हैं और उसको फिर हम मैप पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर कन्वेंशनल सिंबल्स। कि कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं? आंसर इज सम ऑफ सिंबल्स हैव डेफिनेट और फिक्स्ड मीनिंग। कि कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनका फिक्स मीनिंग होता है, दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल, और इनको ही कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। जैसे कि देखो, अगर हमें रेलवे लाइन बनानी है तो उसका ये सिंबल है, ठीक है, और ये फिक्स है। आप चाहे इसे इंटरनेशनल मैप पे बनाओ, चाहे नेशनल मैप पे बनाओ, चाहे किसी सिटी के मैप पे बनाओ, चाहे किसी टाउन के मैप पे बनाओ, अगर कहीं से भी रेलवे लाइन जा रही है तो ये ही सिंबल बनेगा। जैसे फुटपाथ का ये है, ब्रिज का, पोस्ट ऑफिस, गोल्फ, उसके बाद मेन रोड, जैसे कोई रोड है मेन रोड, जैसे हमारे यहाँ पे जो नेशनल हाईवे NH8 निकल रहा है तो हम यहाँ पे NH8 लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रास का, फिर ट्री का, फिर टेलीग्राफ ऑफिस का TO, पुलिस स्टेशन का PS। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो फिक्स होते हैं। चर्च विद टावर है तो उसका ये सिंबल है। तो इन सिंबल्स को चाहे आप किसी भी मैप पे रिप्रेजेंट करें, चाहे लार्ज स्केल मैप हो, चाहे स्मॉल स्केल मैप हो, चाहे नेशनल मैप हो, चाहे इंटरनेशनल हो, कोई भी मैप हो, जहां से ये सारी चीजें जहां पे रहेंगी वहां पे हम इन सिंबल्स को ही यूज करेंगे। ये नहीं है कि अपने इंडिया में हम इन सिंबल्स को यूज करेंगे तो कहीं किसी दूसरी कंट्री में हम कोई और सिंबल यूज करेंगे, ऐसा नहीं है, ये फिक्स सिंबल्स हैं। नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैप्स। अब हमें लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैप्स के बारे में बताना है। तो स्मॉल स्केल मैप्स, ए लार्ज एरिया कैन बी रिप्रेजेंट ऑन मैप बट डिटेल्ड फीचर कैन नॉट बी शोन। कि एक लार्ज एरिया को हम एक छोटे स्केल से रिप्रेजेंट तो कर देते हैं लेकिन उसको डिटेल्ड हम उस मैप पे फिर नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो एक लंबा एरिया होता है और हम उसको दिखा छोटे स्केल पे रहे होते हैं। मान लो हमने 100 किलोमीटर ले लिया और 100 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर से शो कर रहे हैं, तो 100 किलोमीटर के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं हम उनको कैसे दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर के? 1 सेंटीमीटर जरा सा होता है, ठीक है। मान लो 1 सेंटीमीटर है इतना, ये 1 सेंटीमीटर है, तो हम इसके ऊपर 100 किलोमीटर की चीजें कैसे दिखाएंगे? तो हम नहीं दिखा सकते। जैसे एग्जाम्पल है कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट है ना। उसके बाद लार्ज स्केल है, ए स्मॉल एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप बट इट कैन शो मैनी डिटेल्स ऑन इट। कि एक स्मॉल एरिया होता है जिसको हम स्केल के ऊपर दिखाते हैं और उसके अंदर काफी सारी डिटेल होती हैं,
ठीक है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर लिया है, लेकिन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर लिया है। तो कितना डिफरेंस है, यहाँ पे हमने पूरी कंट्री ली है, यहाँ पे हम विलेज ले रहे हैं, यहाँ पे हमने कॉन्टिनेंट लिया है, यहाँ पे हम एक टाउन ले रहे हैं, तो कितना सारा डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी कंप्लीट आवर 4th चैप्टर। I hope you understand all the questions, points, large scale, small scale, directions, conventional symbols very well. Revise this chapter very well for your exams. Thank you. Good morning students, I Neetu Yadav teaching science in MLP School Rajpura. Welcome all students in our YouTube channel of online classes. Students, in today's video we continue our revision session for class 6th. So in today's video we do our revision of chapter 2nd, components of food. So first we start short answer type question. Question number first, define balanced diet. What should a balanced diet include? बैलेंस डाइट क्या होता है और बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या ग्रुप इंक्लूड होते हैं? सो आंसर इज अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज नोन एज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या लेते हैं, प्रॉपर अमाउंट में इंटेक करते हैं, खाते हैं, ठीक है, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट इंक्लूड, बैलेंस डाइट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से ग्रुप होते हैं? फर्स्ट है मिल्क ग्रुप, मिल्क दूध आपका, सेकेंड आपका प्रोटीन ग्रुप, थर्ड आपका सीरियल ग्रुप और फोर्थ है फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप्स। आपको पता है प्रोटीन, आप जो पल्सेस है उससे आप प्रोटीन्स काफ़ी सारे अमाउंट में प्रोटीन है वो इंटेक कर सकते हैं। सीरियल आपका क्या होगी, आपका वीट, मेज, ओट्स, ये सब है वो सीरियल ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अनीमिया, हाउ इट इज़ कॉज्ड। अनीमिया क्या होता है और किस कारण से होता है? आंसर इज अनीमिया इज अ कंडीशन इन विच ब्लड डजंट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल। जो अनीमिया होता है वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका जो ब्लड है उसके अंदर क्या है, जो आरबीसी आपके रेड ब्लड सेल वो प्रॉपर अमाउंट में क्या है बन नहीं पाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अनीमिया। तो अनीमिया सिंपली हम ये बोल सकते हैं खून की कमी या आयरन की कमी आपकी बॉडी में क्या है कोज करती है अनीमिया। अनीमिया कैन हैव मैनी कोजेज, जो अनीमिया है काफ़ी कारण से हो सकता है। फर्स्ट है लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी की वजह से। सेकेंड है डाइटरी डेफिशिएंसी, डाइटरी डेफिशिएंसी क्या मतलब है, आपका मिल्क, एग, कर्ड ये सब अपने फूड में आप कम ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। थर्ड इज़ लैक ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ राइट शॉर्ट नोट ऑन ओबेसिटी, जो ओबेसिटी मतलब मोटापे पे एक शॉर्ट नोट बताना आपको। तो आंसर है अ डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग एक्सेस बॉडी फैट दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। जो ओबेसिटी मोटापा एक वो डिसऑर्डर, एक वो बीमारी है जिसके अंदर हमारा जो बॉडी फैट है वो एक्सेस अमाउंट में है बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाना शरीर के अंदर। तो आंसर इज इट इज़ अ कंडीशन दैट develops when body does not get the right amount of nutrients in the diet। जो माल न्यूट्रिशन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी है ना उसके अंदर जो न्यूट्रिशन के है वो उसकी कमी हो जाती है, या फिर हम अपने खाने में कम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उस वजह से भी हमें माल न्यूट्रिशन हो सकता है। सो ये ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में अपने खाने प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इनटेक करें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज़ व्हाट आर सिम्टम ऑफ मैरस्मस। जो मैरस्मस बीमारी होती है उसका क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सो आंसर इज मैरस्मस शोज फॉलोइंग सिम्टम्स। फर्स्ट इज वीक मसल्स, कमज़ोर मसल्स, पुअर मेंटल ग्रोथ, थर्ड इज लीन एंड थिन बॉडी। जो मैरस्मस में क्या होगा, जो पर्सन है जो मैरस्मस से सफ़र कर रहा होगा उसकी जो मसल्स है कमज़ोर होगी, मीन्स है वो अपना जो डेली वर्क है वो इजीली नहीं कर पाएगा। उसकी मेंटल ग्रोथ है, जो ग्रोथ है मेंटलिटी वो है वो वीक होगी, कम होगी, और वो उसकी बॉडी भी क्या होगी, वीक होगी, लीन मतलब पतली होगी। नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन दिस, वाई इज़ वाटर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट। जो वाटर होता है, पानी हमारी डाइट में सबसे ज़रूरी क्यों होता है?
तो आपको पता है कि हमारी आधी से ज़्यादा बॉडी वाटर से मिलकर बनी होती है, इसलिए हमारी जो डाइट है उसमें वाटर का इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल बॉडी फंक्शन एंड हेल्प्स टू रेगुलेट इट्स टेम्परेचर। जो वाटर है हमारी जितनी भी बॉडी फंक्शन है उसके लिए हेल्पफुल होता है, और आल्सो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करने में वाटर हेल्प करता है। नेक्स्ट, वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल सेल्स इन आवर बॉडी एंड ऑक्सीजन टू आवर ब्रेन। जो वाटर होता है वो क्या करता है, हमारी जो बॉडी है, सेल्स है, उसके अंदर क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और जो हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द 3 टाइप ऑफ फूड विद देयर एग्जाम्पल। किसी भी 3 टाइप के फूड बताने हैं और उनके एग्जाम्पल के साथ। तो 3 टाइप ऑफ फूड आर एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। सो इन एनर्जी गिविंग फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जो एनर्जी गिविंग फूड होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट में रिच होता है। सो लाइक एग्जाम्पल पोटैटो, ब्रेड, हनी। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड। जो फूड जिससे हमारी बॉडी बिल्डिंग हेल्प होती है, उनमें क्या होता है, वो होता है रिच इन प्रोटीन्स। जो बॉडी बिल्डिंग फूड है प्रोटीन्स में रिच होते हैं, एग्जाम्पल एग, फिश, मीट। थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड आर रिच इन vitamins एंड मिनरल्स, एग्जाम्पल फ्रूट, वेजिटेबल एंड एग्स। सो सिंपली है, आपको पता हो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी का मेन सोर्स होता है, इसलिए जो फूड जिस फूड से हमें एनर्जी मिलती है उनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जो प्रोटेक्टिव फूड होता है उनमें vitamins एंड मिनरल्स फाउंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डज लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कोज डिजीज। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का फूड के अंदर, एंड लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट कोज लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना। और अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है बॉडी के अंदर तो हमारी जो बॉडी में जो एनर्जी है, स्टेमिना है, उसका लेवल भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी इन डाइट कोजेस PEM, मीन्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो PEM डिजीज कोज करती है, मतलब प्रोटीन जो एनर्जी है उसकी कमी हो जाना शरीर के अंदर, बिकॉज जो प्रोटीन है इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि प्रोटीन हमारे एक बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टूडेंट्स, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन विद सोर्सेज फंक्शन एंड डेफिशिएंसी। जो डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन है उसके नाम बताने हैं, कौन कौन से सोर्सेज फाउंड होते हैं, फंक्शन और उनकी डेफिशिएंसी। सो आंसर इज डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन आर। आपको पता डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन होता है, जैसे विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। सो विटामिन A सोर्सेज आर गवावा, मिल्क, नट्स एंड टोमेटो। जो विटामिन A के सोर्सेज होते हैं वो है गवावा, मिल्क, नट्स एंड टोमेटो। फंक्शन ऑफ विटामिन A टू कीप स्किन एंड आइज हेल्थी। जो विटामिन A के फंक्शन होते हैं वो हमारी स्किन और आइज को हेल्थी रखते हैं, एंड इस डेफिशिएंसी कोज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन A डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आपको रात में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है विटामिन B। विटामिन B के सोर्सेज है बनाना, कॉर्न, ग्रेप्स एंड फिश। फंक्शन ऑफ विटामिन B इज इसेंशियल फॉर फंक्शन ऑफ RBC सेल। जो विटामिन B है वो क्या होता है, RBC सेल के फंक्शन में इसेंशियल होते हैं। डेफिशिएंसी विटामिन B की कमी क्या कोज करती है, बेरेबेरी एंड पेलेजेरा डिजीज कोज करती है। नेक्स्ट इज विटामिन C। विटामिन C के सोर्सेज है आपके ब्रोकली, गोट मिल्क, ऑरेंज। ठीक है, आपका ब्रोकली हो गया, गोट मिल्क हो गया, ऑरेंज हो गया, सिट्रस फ्रूट, या फिर जैसे आपको लेमन भी इंक्लूड हो सकता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं वो विटामिन C के अंदर इंक्लूड होते हैं। फंक्शन ऑफ विटामिन C इज टू नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू। जो विटामिन C है हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारी जो बॉडी टिश्यू है उसको भी रिपेयर करने में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कोज स्कर्वी। ठीक है, विटामिन D के सोर्स है फिश, एग, बीफ, लीवर एक्सेट्रा। फंक्शन ऑफ विटामिन D इज टू यूज बॉडी यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब पता है जो कैल्शियम होता है बॉडी के अंदर वो किस लिए होता है, हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो विटामिन D इसमें फंक्शन में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी तो विटामिन D की क्या कोज करती है, रिकेट्स कोज करती है। विटामिन E इस सोर्सेज है विटामिन E के पम्पकिन, मैंगो, मिल्क, नट्स। नट्स में आपके कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आ सकते हैं।
मूंगफली वगैरह आपके। फंक्शन ऑफ विटामिन ई इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में क्या है, ये जो बॉडी टिश्यू है उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी है वो क्या कोज करती है, हार्ट प्रॉब्लम्स कोज करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन के। विटामिन के का सोर्सेज आपके टोमेटो, कैशू, चेस्टनट। ठीक है, आपके टमाटर, कैशू, काजू और चेस्टनट्स ये सब सोर्सेज है विटामिन के। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। जो विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। एंड डेफिशिएंसी है विटामिन के की, वो क्या करती है, हेमरेज कोज करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। बैलेंस डाइट क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस को आपको एक्सप्लेन करता है, क्यों हम बैलेंस डाइट अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। सो ए डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट नोन एज बैलेंस डाइट। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम एक ही डाइट के अंदर प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। जैसे आपका पल्सेस में आपका मूंग, आपकी चना, पीस वगैरह ये सब आप लेते हैं बैलेंस डाइट में, और न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं तो उसे हम उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कीप आवर बॉडी एंड माइंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। जो बैलेंस डाइट है वो इम्पोर्टेंट होती है कि हमारी बॉडी, माइंड और को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रखती है। इट आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी वेट। जो बैलेंस डाइट है हमारे बॉडी वेट को मेंटेन करने में हेल्प करती है, हमारे वज़न को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है बेटर स्लीप। अच्छी नींद आती है बैलेंस डाइट जो हम पूरे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। एंड आल्सो प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Good morning, student. Welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. Student, as we all are nowadays doing our revision part, so in this regard, I would like to tell you that whatever the instructions has been given to you, you have to follow that and do your work regularly and sincerely. Don't just waste your time as we are just doing the things. So in this regard, let us start. We have just completed up to chapter number 4, at least from all classes 6 to 8 classes. Now let us start. So student, let us start. This is for class 6 chapter 3. The previous other exercise we have done. Now today we have to start. Choose the correct words and complete the sentence. हमें correct word जो option यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें से correct according to the चैप्टर जो है हमें करेक्ट वर्ड पे टिक करना है। तो पहला देखिए आप, दे ऑलवेज लव टू मेक फनी मैनी स्टोरीज अबाउट देमसेल्फ। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर फनी आएगा क्योंकि वो मैनी नहीं फनी स्टोरीज अपने आप में बनाते थे। नंबर 2 देखिए, सो वन डे ऑल द वाइज मैन ऑफ द इनलैंड एंड आइसलैंड। तो यहाँ ना तो इनलैंड आएगा, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है आइलैंड। आइलैंड हैड अ मीटिंग, यानी कि वहाँ के आइलैंड के लोगों ने मिलकर एक मीटिंग जो है रखी। नंबर 3 देखिए, दे नोडेड देयर हेड्स, उन्होंने अपना जो है सर जो है हिलाया। एंड स्ट्रोक्ड देयर चिक्स, नहीं यहाँ पे इसका चिन आएगा, उन्होंने अपने जो है चिन को स्ट्रोक किया। तो यहाँ पे इसका चिन करेक्ट आंसर है, तो चिन पे यहाँ पे टिका जाएगा। नंबर 4 देखिए, दे कैरेड एंड they cried in chorus, ये है तो इसका chorus जो है ये करेक्ट आंसर है, ये इसका आंसर नहीं है। अब 5 का देखिए, and the whole got bigger और bigger, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ये वाला है बिगर एंड डीपर, यानी कि बड़ा और डीप उन्होंने होल किया। नंबर 6 देखिए, they rubbed their chins and scratched their head, तो उन्होंने जो है अपने जो है चिन को रब किया, तो ये इसमें आपका रब्ड जो है करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 7 देखिए, सो दे गॉट देयर डियर spades out and begin to dig very big hole, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन देयर है। नाउ सी द नेक्स्ट बी, ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके ऑपोजिट से आपने लिखने हैं। टिनी का है ह्यूज, वाइज का आ गया आपका
स्टूपिड या सिली। फनी का आ गया आपका सीरियस, और प्रॉब्लम का आ गया सॉल्यूशन। रेस्टलेस का हो गया काम, और एक्सीलेंट का हो गया ये पुअर, और डिफिकल्ट का हो गया इजी। सो अब देखिए बेटा नंबर सी का एक्सरसाइज का, ये आपके कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, 7 वर्ड्स हैं, और आपको डिक्शनरी की हेल्प से इनके मीनिंग्स देकर और आपको सेंटेंस बनाना है। मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस आपको बना के दिए हैं, लेकिन यू हैव टू ट्राई टू जस्ट मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आप अपनी तरफ से जो है सेंटेंस बनाइएगा। आइलैंड, आइलैंड का है मोल इज ए टिनी आइलैंड इन द मिडल ऑफ एन ओशन। मिडल ऑफ ओशन में एक जो है ये मोल्स का जो है टिनी छोटे सी आइलैंड है। अब देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना, यानी कि समाधान निकालना। वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, हमारे पास हर समस्या का समाधान है। पफ, पफ का देखिए, शी ब्लो आउट द कैंडल इन वन पफ, उसने जो है एक ही फूंक में जो है कैंडल, एक ही उसमें कैंडल को चला लिया। अब देखिए लर्न, लर्न का लीन का, मोल्स डोंट लर्न ऑन दैट टेबल, इट्स नॉट वेरी सॉलिड। प्लीज डोंट लीन, यानी कि जो है इसके ऊपर मत ज्यादा लटको ताकि ये ज्यादा सॉलिड नहीं है टेबल। अब देखिए स्पेड, ए होल और अ स्पेड इज ऑलमोस्ट अननोन, यानी कि कोई भी छोटा वो तो उसमें पता नहीं चलता है आपको कि ये क्या है। एक्सीलेंट, एज हर experiment grew, she spoke faster. Excitement क्या है? As her excitement grew, जैसे ही उसका excitement जो है बढ़ता है वो जोर से बोलता है, यानी कि जैसे ही आपको किसी चीज के बारे में एक्साइटमेंट मिलती है तो यू जस्ट स्पीक इट रैपिडली या स्पीडली। तो dismay, so her dismay the 7th का देखिए, सॉरी डिस्मे, टू हर डिस्मे द tortoise may come out a half so, तो ये है कि उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो उससे पहले जो है पहुंचता है। तो ये मैंने आपको कुछ दिए हुए सेंटेंस एंड यू हैव टू जस्ट ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। सो स्टूडेंट, ये मैंने आपको जो है 4th चैप्टर मैंने आपको इसमें एक्सरसाइज सिर्फ आपको पढ़ाया था, समझाया था, दैट इज ओनली फॉर द रीडिंग पार्ट। और उसके बाद जो है मैंने उसमें क्वेश्चन आंसर आपको कुछ नहीं बताया है, ये आपको सिर्फ रीडिंग क्वेश्चन के लिए, दिस इज ओनली फॉर द प्रैक्टिस ऑफ योर रीडिंग। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैंने को बताए थे वो देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा कि इसी में जो है लर्निंग इज अ फन, तो ये एक पैराग्राफ है, इसमें जो है पैसेज देखिए, स्नेल जो है गार्डन्स में मिलते हैं, पाउंड्स में मिलते हैं, सीज में मिलते हैं, और ये ग्रुप में का जो है मॉलिक्यूल्स होता है। तो इसमें ये जो इसके बारे में ये पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसका पैराग्राफ आपको पढ़ के ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपको लिखने हैं। तो ये आप पैराग्राफ को देख करके पढ़िएगा। सो इट इज नथिंग सो मच बिकॉज इट्स एवरीथिंग हैज बीन जस्ट टेल यू अबाउट द स्नेल। तो इसका क्वेश्चन देखिए, टू विच ग्रुप डू स्नेल बिलोंग, तो ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? ये मॉलस्कस रिलेटेड टू ऑस्ट्रिच, तो ये उसका है, ये मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है इसका आंसर शॉर्ट में। और सेकंड के देखिए, हाउ डज अ स्नेल मूव, मूव कैसे करता है? बाय क्राउलिंग, ये जो है रेंगता हुआ मूव करता है। थर्ड का देखिए, व्हाट डू स्नेल डू व्हेन दे आर डिस्टर्ब, जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो वो क्या करते हैं? दे वेट draws or pulls itself back into its shell, जब उसको ऐसा लगता है कि कोई छेड़ता तो अपने शेल के अंदर वो वापस से चले जाते हैं। When are the snail most active, और most active कब होते हैं स्नेल? At night and on cloudy days, वो जो है जब cloudy days होता है और नाइट होती है तब वो जो है अपना करते हैं।
सो स्टूडेंट आपको ये इतना करना है, बाकी आप इसे रहने दीजिएगा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, सो आप इसे लेफ्ट कर दीजिएगा, ओनली दिस मच यू जस्ट डू। सो स्टूडेंट आपको सिर्फ इतना करना है, और आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको सबसे पहले मैं हर बार ये आपको याद दिलाती हूँ बेटे, जब भी आप वीडियो चेक करें या सुने तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए। सो स्टूडेंट टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।